ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవరేమనినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని. అవును, నిజమే. రాయప్రోలు సుబ్బారావు చెప్పింది అక్షర సత్యం. మనకెన్ని కష్టాలున్నా, మనకెన్ని సుఖాలున్నా జన్మనిచ్చిన అమ్మను, మనల్ని భరిస్తున్న పుడమి తల్లిని ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. ఇదే విషయాన్ని మన్ కీ బాత్లో మరోసారి తెలియజేశారు ప్రధాని మోదీ. నరేంద్రుడి మనసులో మాటపై ఇవాల్టి రాజ్ న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్. మాతృభాషను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎంత అభివృద్ధి సాధించినా వృధానే అన్నారు ప్రధాని మోదీ. మాతృభాషలో పరిజ్ఞానం లేకుండా పురోగతి సాధ్యం కాదన్నారు. ఉత్తరాఖండ్లోని దార్చులా ప్రజలు తమ భాషను కాపాడుకుంటున్నారంటూ ప్రధాని వారిపై ప్రశంసలు గుప్పించారు. 19వ శతాబ్దానికి చెందిన తమిళ కవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి కవితలను ప్రస్తావించారు. మన నాగరికత, సంస్కృతి, భాషలు ప్రపంచానికి భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని బోధిస్తున్నాయని మోదీ తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా భాషలు అంతరించిపోయే ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया। जो विद्वान लोग हैं वो मातृभाषा शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर बहुत एकेडमिक इनपुट दे सकते हैं। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। माँ और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे बरसों पहले की एक बात याद है। जब मुझे अमेरिका जाना हुआ तो अलग अलग परिवारों में जाने का मौका मिलता था कि एक बार मेरा एक तेलुगु परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठ के साथ में लेंगे। और दूसरा, डिनर के टेबल पे कंपलसरी हर कोई तेलुगु भाषा में ही बोलेगा। जो बच्चे वहां पैदा हुए थे उनके लिए भी ये नियम था। अपनी मातृभाषा के प्रति ये प्रेम देखकर इस परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। साथियों, आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। सदियों से हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करते रही है, एक दूसरे का विकास कर रही है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है। उसी प्रकार से जितने पुराने धर्मशास्त्र हैं उसकी अभिव्यक्ति भी हमारी संस्कृत भाषा में है। भारत के लोग करीब 121, यानी हमें गर्व होगा,
121 प्रकार की मातृभाषाओं से जुड़े हुए हैं और इनमें 14 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। यानी जितनी कई यूरोपियन देशों की कुल जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ अलग अलग 14 भाषाओं से जुड़े हुए हैं। साल 2019 में हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे क्रमांक पर थी। इस बात का भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। अपनी भाषा की विरासत को सहेजने का ऐसा ही काम सूरीनाम में सुरजन परोही जी कर रहे हैं। इस महीने की 2 तारीख को वो 84 वर्ष के हुए हैं। उनके पूर्वज भी बरसों पहले हजारों श्रमिकों के साथ रोजी रोटी के लिए सूरीनाम गए थे। सुरजन परोही जी हिंदी में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। वहां के राष्ट्रीय कवियों में उनका नाम लिया जाता है। यानी आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कार्यों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महक है। सूरीनाम के लोगों ने सुरजन परोही जी के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया है। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला था। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंधू भगिनींना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवाडकर जी, श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है। आज ही कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है। कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कविताएं लिखी, अनेकों नाटक लिखे, मराठी साहित्य को नई ऊंचाई दी। साथियों, हमारे यहाँ भाषा की अपनी खूबियां हैं। मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाए, इसका प्रयास हो रहा है। आजादी के अमृतकाल में इस प्रयासों को हम सब ने मिलकर के बहुत गति देनी चाहिए। ये स्वाभिमान का काम है। मैं चाहूंगा आप जो भी मातृभाषा बोलते हैं उसकी खूबियों के बारे में अवश्य जानें और कुछ न कुछ लिखें। భారతీయ సంస్కృతి వారసత్వం చాలా గొప్పవని మన్ కీ బాత్లో ప్రధాని మోదీ అన్నారు. తాను ఇద్దరిని పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నారని, వారు టాంజానియన్ తోబుట్టువులు కిలీ పాల్, నిమా అంటూ తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వారు వీడియోలు చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసి వార్తల్లో నిలుస్తుంటారని తెలిపారు. వారిలో భారతీయ సంగీతంపై అభిరుచి, ప్రేమ ఉన్నాయని కొనియాడారు. భారత రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పాడిన జాతీయ గీతం జనగణమనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అయిందన్నారు. साथियों, भारतीय संस्कृति और अपनी धरोहर की बात करते हुए मैं आज आपको मन की बात में 2 लोगों से मिलवाना चाहता हूं। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया की 2 भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा, ये बहुत चर्चा में है और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी
उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले उन्होंने लता दीदी का एक गाना गाकर उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी थी। मैं इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन किली और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूं। कुछ दिन पहले तंजानिया में भारतीय दूतावास में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। भारतीय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो सबको मोह लेता है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के गायकों संगीतकारों ने अपने अपने देश में अपनी अपनी वेशभूषा में पूज्य बापू का प्रिय, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव भजन गाने का सफल प्रयोग किया था। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वां वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व मना रहा है तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जहां विदेशी नागरिकों को, वहां के प्रसिद्ध गायकों को भारतीय देशभक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित करें। इतना ही नहीं, अगर तंजानिया में किली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिप सिंक कर सकते हैं तो क्या मेरे देश में, हमारे देश की कई भाषाओं में कई प्रकार के गीत है, क्या हम कोई गुजराती बच्चे तमिल गीत पर करें, कोई केरल के बच्चे असमिया गीत पर करें, कोई कन्नड़ बच्चे जम्मू कश्मीर के गीतों पर करें। एक ऐसा माहौल बना सकते हैं हम जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हम अनुभव कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से जरूर मना सकते हैं। मैं देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं, आइए भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप और देश की विविधताओं का नई पीढ़ी को परिचय होगा। భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందన్నారు ప్రధాని మోదీ. దేశంలోని అనేక విగ్రహాలు స్మగ్లింగ్కు గురయ్యాయని, వాటిని ఇతర దేశాల్లో విక్రయించారని ఆయన తెలిపారు. 2013 వరకు విదేశాల నుంచి కేవలం 13 విగ్రహాలు మాత్రమే భారత్కు తీసుకొచ్చారని మోదీ తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2014 నుంచి అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా దేశాల నుంచి 200కు పైగా విగ్రహాలను తెప్పించామని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. हम भारत की सफलता के जिक्र के साथ करेंगे। इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को यह प्रतिमा वापस मिल गई है। ऐसे ही कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के वेल्लूर से भगवान आंजनेयर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी। हनुमान जी की मूर्ति भी 600-700 साल पुरानी थी। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हुई, हमारे मिशन को मिल चुकी है। साथियों, हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां
हमेशा बनती रही। उसमें श्रद्धा भी थी, सामर्थ्य भी था, कौशल्य भी था और विविधताओं से भरा हुआ था। और हमारी हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है। ये भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी। लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रही, कभी इस देश में तो कभी उस देश में। ये मूर्तियां बेची जाती रही और उनके लिए तो सिर्फ कलाकृति थी, न उनको उसके इतिहास से लेना देना था, श्रद्धा से लेना देना था। इन मूर्तियों को वापस लाना भारत मां के प्रति हमारा दायित्व है। इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का, आस्था का अंश है। इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए और इसका कारण यह भी हुआ कि चोरी करने की जो प्रवृत्ति थी उसमें भी एक भय पैदा हुआ। जिन देशों में ये मूर्तियां चोरी करके ले जाई गई थी, अब उन्हें भी लगने लगा कि भारत के साथ रिश्तों में सॉफ्ट पावर का जो डिप्लोमेटिक चैनल होता है उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि इसके साथ भारत की भावनाएं जुड़ी हुई है, भारत की श्रद्धा जुड़ी हुई है और एक प्रकार से पीपल टू पीपल रिलेशन में भी ये बहुत ताकत पैदा करता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा भी वापस लाई गई थी। ये भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का ही उदाहरण है। साल 2013 तक करीब करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इस भावना को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है। मैं पिछले साल सितंबर में जब अमेरिका गया था तो वहां मुझे काफी पुरानी कई सारी प्रतिमाएं और सांस्कृतिक महत्व की अनेक चीजें प्राप्त हुई। देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है इतिहास में श्रद्धा रखने वाले, आर्कियोलॉजी में श्रद्धा रखने वाले, आस्था और संस्कृति के साथ जुड़े हुए लोग और एक हिंदुस्तानी के नाते हम सबको संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से कुछ दिन बाद ही 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। महिलाओं के साहस, कौशल और प्रतिभा से जुड़े कितने ही उदाहरण हम मन की बात में लगातार साझा करते रहे हैं। आज चाहे स्किल इंडिया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या छोटे बड़े उद्योग हो, महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाला हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, महिलाएं पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही है। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें। पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए
इनमें से करीब आधे स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक की भूमिका में है। पिछले कुछ समय में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र समान करने के लिए देश प्रयास कर रहा है। इससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप एक और बड़ा बदलाव भी होते देख रहे होंगे। ये बदलाव है हमारे सामाजिक अभियानों की सफलता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता को ही लीजिए। आज देश में लिंग अनुपात सुधरा है। स्कूल जाने वाली बेटियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियां बीच में स्कूल न छोड़ दें। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। जब से ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया है, देश में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। ये इतने सारे बदलाव इतने कम समय में कैसे हो रहे हैं? ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश में परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व अब खुद महिलाएं कर रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार भी हमने अनेक विषयों पर चर्चा की। आने वाले मार्च के महीने में अनेक पर्व त्योहार आ रहे हैं। शिवरात्रि है और कुछ दिन बाद आप सब होली की तैयारी में जुट जाएंगे। होली हमें एक सूत्र में पिरोने वाला त्योहार है। इसमें अपने पराये द्वेष विद्वेष छोटे बड़े सारे भेद मिट जाते हैं। इसलिए कहते हैं होली के रंगों से भी ज्यादा गाढ़ा रंग होली के प्रेम और सौहार्द का होता है। होली में गुजिया के साथ साथ रिश्तों की भी अनूठी मिठास होती है। इन रिश्तों को हमें और मजबूत करना है और रिश्ते सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी जो आपके एक बृहद परिवार का हिस्सा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका भी आपको याद रखना है। ये तरीका है वोकल फॉर लोकल के साथ त्योहार मनाने का। आप त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदी करें जिससे आपके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी रंग भरे रंग रहे उमंग रहे। हमारा देश जितनी सफलता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है उससे त्योहारों में जोश भी कई गुना हो गया है। इसी जोश के साथ हमें अपने त्योहार मनाने हैं और साथ ही अपनी सावधानी भी बनाए रखनी है। मैं आप सभी को आने वाले पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे हमेशा आपकी बातों का, आपके पत्रों का, आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। భారతీయులు ఎక్కడున్నా అందరూ సోదర సోదరీమణులేనని ప్రధాని తెలిపారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారతీయత అని తేల్చి చెప్పారు. భావితరాల కోసం సంస్కృతిని కాపాడుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఇది ఇవాల్టి రాజ్ న్యూస్ ఫోకస్. చూస్తూనే ఉండండి రాజ్ న్యూస్.